नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, कांग्रेस सरकार का आरोप है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई को लेकर बहुत जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई को धरना प्रदर्शन देने से पहले हम ये जान लें कि महंगाई होती क्या है। महंगाई सिर्फ खर्चा बढ़ने को महंगाई नहीं बोल सकते। खर्चा और आय ये दोनों मिला के अगर कोई सामंजस्य होता है उसके बाद महंगाई की बात की जा सकती है कि महंगाई होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति 8 घंटा काम करके अगर 4 लोगों का पेट पाल रहा है या 4 लोगों की आजीविका चला रहा है, आज भी अगर मान लीजिए कि वही आदमी उसी कार्य क्षमता से 8 घंटा अगर वो काम करके 4 लोगों का जीविका चला रहा है या 5 लोगों की चला रहा है, तो इसको आप महंगाई नहीं बोल सकते हैं। और महंगाई एक विकास का, महंगाई अगर बढ़ती भी है तो वो विकास का एक स्तर होता है। यहाँ से ज़्यादा तो महंगा हांगकांग में है। हांगकांग में 143 रुपये 173 रुपये लीटर पेट्रोल है। 450 रुपये की एक कप कॉफ़ी अमेरिका में मिलती है। तो क्या हम उनसे ज़्यादा विकसित हैं? या जो और 2 रुपये में चाय बेचते हैं वो ज़्यादा विकसित हो गए? विकास का स्तर या विकास का जो मापदंड है वो हम खर्च कितना करते हैं उस पे होता है और हमारी इनकम कितनी होती है उस पे होता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो हमारी इनकम पर कैपिटा थी, आज 2015 में हमारी इनकम पर कैपिटा थी 86,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर सालाना, लेकिन आज है 1,26,000 रुपये। वो भी इस वजह से थोड़ी सी कम है क्योंकि वो कोविड का दौर जो आ गया 1.5 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं उसके कारण आज कम है, नहीं तो ये कम से कम 1.46 लाख होती। तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई महंगाइयाँ बढ़ रही हैं तो उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है। आज हम किसी को देखते हैं कि जो वो 2 रुपये की चाय नहीं पीता, वो बोलता है कि क्वालिटी आप अच्छी रखो, मैं 10 रुपये दूंगा आपको। आजकल सस्ती चीज़ें नहीं करता। अगर मान लीजिए कि उनको इनकम नहीं होती तो वो महंगी चीज़ें खरीदता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि परिस्थितियाँ, आज की जो परिस्थितियाँ जो हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर ऐसी हैं कि फ्री वैक्सीनेशन देना है, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए सुरक्षित रखा गया है फंड कोविड के लिए। वो कहाँ से आएगा? और जो मुफ्त राशन देना है वो कहाँ से आएगा? तो इसके लिए अगर मान लीजिए कि पेट्रोल या कोई दूसरी खाद्य तेलों में भी अगर मान लीजिए ये महंगाई बढ़ती है, उनके रेट बढ़ते हैं, तो एक्साइज ड्यूटी लगाती है। सिर्फ इंडियन ही गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, दूसरी स्टेट ने, दूसरे कंट्रीज़ ने भी एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। यहाँ पर जो भी इंडिया में जो भी चीज़ें लगती हैं, कंज्यूम होती हैं, उसका लगभग 48% आयात होता है, इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट जब होता है तो वहाँ पर से जो चीज़ें आती हैं वो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई चीज़ें आती हैं, बढ़ी हुई चीज़ें आ गई हैं। सभी कंट्रीज़ ने आफ्टर कोविड सभी कंट्रीज़ ने जो निर्यात कर रही हैं कंट्रीज़ हमारे देश को, उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसलिए आजकल कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही हैं और कुछ हमारे भी खर्चे हुए हैं। और उसके बाद जीडीपी थोड़ी सी कम हुई है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड्स, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं जो कि आदमी सिर्फ हेल्थ के लिए ही कंसंट्रेट कर रहा है, अपने कमाने और काम करने पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से जीडीपी थोड़ी सी डाउन हुई है, इनकम थोड़ी कम हुई है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हम खर्चे इस बार हमारे खर्चे दूसरे बढ़ गए हैं। हमारी वैक्सीनेशन के, हमारे मेडिकल के खर्चे बढ़ गए हैं। तो इस टाइप के खर्चे जो बढ़ गए हैं तो उसके कारण ऐसा लग रहा है कि
महंगी हो गई ये चीज़ें, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, महंगी नहीं हुई है, ये परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। और आज की डेट में आप ये देखेंगे कि आप बोलेंगे कि पाकिस्तान में 50 रुपये पेट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है और उसके बाद वो लग जाता है कि कैसे आप हमारे को आप छूट देंगे, हमारे वो भीख मांगने लग जाता है कि हमारे को छूट दे दीजिए, हम तो बर्बाद हो गए हैं। लेकिन मोदी जी वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, वो बाहर से कर्जा लेना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज हमारे इंडिया की जो रेपुटेशन है वो पूरे विश्व में कुछ बदल गई है। जो पहले इंडिया अपने विपदा के समय लोगों से, दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक से लोन मांगता था, उसको छूट करने के लिए बोलता था, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थिति बदल गई है। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने पैसे से ही अपने काम को करना चाहते हैं। सिर्फ 4% लोगों का पेट्रोल अगर आप बढ़ा के 96% लोगों को पूरा इजाफा दे रहे हैं, उस चीज़ को आप कर रहे हैं, आप सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये महंगाई नहीं है। सर, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों में कई फेरबदल किए हैं, नए नए चेहरों को काम करने का मौका दिए हैं। तो मोदी सरकार के आने वाले कार्यकाल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, हम विचारधारा के साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, उसी विचारधारा के हिसाब से हर निर्णय लिए जाते हैं और उसके लिए देश पहले है, बाद में दल है, और उसके बाद कुछ अगर जान बाकी पड़ जाती है, बच जाती है, तो वो व्यक्तिगत आदमी को देखते हैं कि ये कैसा है, काबिल है कि नहीं। देश के हित के लिए जो निर्णय जरूरी होगा वही भारतीय जनता पार्टी लेती है, मोदी सरकार लेती है। और ये जो कैबिनेट का फेरबदल किया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अपने आप में ज़बरदस्त है, और बहुत ही टेक्निकल चीज़ों से उसे तराशा गया है, साइंटिफिकली चीज़ों से तराशा गया है कि कौन अच्छे से काम कर सकता है, काबिलियत को देखा गया है। पद की गरिमा पात्र से होनी चाहिए, पात्र की गरिमा पद से नहीं होनी चाहिए। जब भी पद की गरिमा पात्र से होगी तब हमारा देश बहुत ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि अगर हमारे महात्मा गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो उसमें प्रधानमंत्री की जो पद है वो अपने आप में गौरवान्वित हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही लोगों को बिठाना चाहिए पद में जो पद उनसे गौरवान्वित हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि वो पद में बैठ के वो गौरवान्वित हो, है कि नहीं। तो वैसे ही किया गया है, पढ़े लिखे लोगों को लिया गया है, पढ़े लिखे लोगों को, बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लोगों को, नई सोच वाले लोगों को इस कार्यकाल में लिया गया है, जिनका पहले काम देख चुके हैं। जैसे हमारे अनुराग जी हैं, उनका पहले कार्यकाल देखा है, वो राज्य मंत्री थे, राज्य वित्त मंत्री थे, उनका कार्यकाल देखा गया, उनको एक नई जवाबदारी दी गई। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी हैं, उनको उनका पहले वर्किंग स्टाइल देखा गया है, यंग और एनर्जेटिक हैं, उनको एक नया दायित्व दिया गया है। ऐसे ही करके जो उसके लायक है, अच्छे पीएचडी किए हुए एमपीज लिए गए हैं। ये काबिलियत के हिसाब से ये कैबिनेट बांटा गया है, जो देश हित में काम करे, जो देश के लिए सर्वव्यापी मतलब सोच लाए, जो सबके लिए काम करे। और ये मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हम स्वागत करते हैं, और इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया भारत हमारा उभरेगा। जो हमारा सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, विश्व शक्ति बनाने का, वो हम उस सपने को निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा। ये कैबिनेट जो अभी हुआ है, इसमें प्रतिभाओं को चांस दिया गया है, और ये एक उदाहरण है कि जो प्रतिभा
में जो अपने आप को निखारेगा वही आगे बढ़ेगा। ये एक उदाहरण दिया गया है। और जो देश के हित में काम करेगा, जो देश हित के लायक रहेगा, जो उस पद के लायक रहेगा, उसको वो पद मिलेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है और इसका हम सभी देशवासियों को इसका लाभ मिलेगा। सर, विश्व स्तर में वैक्सीन को लेकर भारत एक नई मिसाल कायम की है, तो उसमें वैक्सीन को लेकर आप हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। जब मोदी सरकार वैक्सीन दे रही थी, बाहर विदेशों में वैक्सीन दे रही थी, क्योंकि हम एक सोच के साथ चलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, हमारे सनातन धर्म की जो एक विचारधारा है वो है वसुदेव कुटुंबकम। पूरे विश्व को अपने भाई बंधु, अपना एक खुद का मानना। और उसी के तौर पे हम मोदी सरकार ने बाहर लोगों को वैक्सीन दिया और वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस आया। चूँकि यहाँ पर वैक्सीन ख़राब हो रही थी, इस वजह से वो खराबी को भी बचाना था और लोगों की मदद भी करना था। तो ये बहुत ही अच्छा कदम था और आज उस कदम का परिणाम हमारे को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आज विश्व स्तर पे हमारा कद बहुत बड़ा हो गया है। एक बड़े भाई के जैसे का हमने निर्वहन किया है। अपने छोटे देशों को वैक्सीनेशन करके, जो बेचारे ले नहीं सकते थे, जो बना नहीं सकते थे, उनको वैक्सीन दिया गया। और वैक्सीन बना के एक प्रॉपर गाइडेंस लेके उनको हमारे साइंटिस्टों ने बहुत ही कमाल का काम किया। बहुत ही कम समय में हमने वैक्सीन तैयार की और उसका जो प्रतिशत है, सक्सेस प्रतिशत है, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। 70% से ऊपर उसका सक्सेस रेशियो है। तो वो इस बात की सराहना बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमारा जो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। हमारे जैसे विकासशील देशों ने ऐसा कोई किया ही नहीं है जो कि हमने कमाल कर दिया। तो ये तो होना ही था कि लोग, हमारी जो विश्व है वो हमारी सराहना करे। और क्योंकि हमने केंद्र सरकार ने कदम ही ऐसे उठाए थे। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दुर्ग जिला में किस तरह की व्यवस्था की गई है? ये आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें जनप्रतिनिधियों से और अपने प्रशासन से भी पूछना चाहिए। पहले हमारे दुर्ग में ही पहली लहर जब आई तो आपने कुछ कार्य किया, हम उसकी सराहना करते हैं। वो आपने ऐसा कार्य किया कि जो सामाजिक संगठन खाने के पैकेट दे रहे थे, दूसरी व्यवस्थाएं दे रहे थे, उसमें आपने खुद लेके और उनको बांटा, अपना नाम बड़ा किया। हमारे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कम से कम कुछ ना कुछ तो किया। दूसरी लहर में जबकि वैक्सीनेशन इतना हुआ नहीं था, आज की डेट में तो वैक्सीनेशन 30 करोड़ लोगों को लग चुका है, लेकिन उस समय दूसरी लहर जब आई थी तो ऐसा वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और उस समय आपकी कोई भी तैयारी नहीं थी। पूरा देश में दुर्ग का नाम रोशन हो गया था। दुर्ग, एनडीटीवी और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे जो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल्स हैं, उनका केंद्र बन गया था दुर्ग। इतनी लाशें जल रही थी, व्यवस्था ही नहीं थी। आपके पास 2 या 3 गाड़ी घूम रही थी पूरे दुर्ग जिले में। एक बार के ट्रिप में लाशों के ऊपर लाशें आपने इकट्ठा करके वो लेके आते थे एक साथ, 7-7, 8-8 लाशें एक गाड़ी में डाल के एक के ऊपर एक लेके जाते थे। कोई इंसान अभी इलाज जिसका चल रहा है, उसके बाजू में लाश 12-12 घंटे तक पड़ी रहती थी। आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही, या मैं बोलूँगा कि पहले से नहीं किया गया था, कोई भी बहुत ही ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। आप 18-18 लाख रुपए के आप बोर्ड लगा रहे हैं, वहाँ पर आपका दिमाग चल रहा है
और आज की डेट में जो आज 8 बजे तक आपने जो ये लगा के रखा हुआ है, उसके बाद आप दुकान नहीं खोल सकते हैं, आपने लॉकडाउन करके रखा हुआ है, और आप एक व्यापारिक मेले को इजाज़त कैसे दे सकते हैं? वहाँ पर गैदरिंग नहीं होगी? गैदरिंग होगी वहाँ पर। आप 8 बजे तक दुकानें चालू रखवाते हैं और 10 बजे तक दारू भट्टी चालू रखवाते हैं। दारू भट्टी से क्या संक्रमण फैलेगा? नहीं। आज कई देशों में थर्ड लहर आ चुकी है और उसकी तैयारी आपने क्या की है, ये जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज विज़न क्या है आपका? आज का आपका कोई विज़न नहीं। यहाँ के महापौर, यहाँ के विधायक नादारद हैं। इनके ये अपने बोर्ड को चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी सभी चीज़ों को चमकाने में लगे हुए हैं, और दारू के चलते हुए अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हमने पिछले दिनों में देखी हुई हैं। गैंगवार चालू हो गया है, आपका पकड़ ही नहीं है, शासन का कोई पकड़ ही नहीं। आपने जो व्यवस्था दी थी दूसरे लहर में, जो 3 महीने तक आपने नर्सिंग के लिए लिया था, अपॉइंट किया था, उसको 1 महीने के अंदर हटा दिए क्या? वो कहाँ जाते? आपने कोई व्यवस्था ही नहीं की। व्यवस्था आपके पास है ही नहीं। व्यवस्था विज़न से आती है, विज़न आपके पास है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगे हुए हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए। आज की डेट में ये ज़ीरो अभी तक व्यवस्था है। जब लहर आएगी तो आप किसी बिल्डिंग को, पुरानी खंडहर बिल्डिंग को झाड़ पोंछ के बोलेंगे कि ये कोविड सेंटर है। कोविड सेंटर नहीं है वो वहाँ पर लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ पर ठीक होके नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर से बीमार होके जा रहे हैं लोग। ऐसे हमने जो सरकारी अस्पताल की हालात देखे हैं, हमने लोगों को तड़पते हुए देखा है, बाहर दम तोड़ते हुए देखा है, ऑक्सीजन खींचते हुए देखा है। मरीज अगर है पड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीजन खींचते हुए देखा है। उसको बोला गया है कि आप दूसरी जगह जाइए, मरने की हालात में है। आप सरकारी अस्पताल में इस टाइप का व्यवहार करते हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। और इसके लिए पूरी की पूरी जवाबदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की है और हमारे प्रशासन की है। ये आगे चल के ऐसी लहर ना आए, ऐसी व्यवस्था, ये तीसरी लहर में इस टाइप की व्यवस्था ना हो। आपको व्यवस्था अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा के दिन आप बोलेंगे कि हम पढ़ के पास हो जाएं, उसके पहले ही आप उस परीक्षा की तैयारी करना चालू कर दीजिए, तभी आपके पेपर सही जाने वाले हैं। उस समय ये बोलने का समय नहीं था, लेकिन आज बोलने का समय है। आज मेरे को बोलना पड़ेगा कि आप पूरी तरह विफल थे दूसरी लहर में, और अब विफल ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केएस चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और मोदी सरकार के नए परिवर्तनों और बढ़ते महंगाई के बारे में आप हमारे स्टूडियो में खास बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान जी, जो हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई योजनाओं के संबंध पर ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू पर अपने विचार साझा किए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।